हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल गुड? गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पौधों की आकार की। काफ़ी लंबा लेसन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर प्लांट्स के पूरे पार्ट्स के विषय में हमें पढ़ना है। हम जड़ पढ़ चुके हैं, तना पढ़ चुके हैं, लीफ पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं फ्लावर। पहले फ्लावर के कुछ टाइप, इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, उसके कुछ प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आसीमाक्षी पुष्पक्रम और सासीमाक्षी पुष्पक्रम। अब आसीमाक्षी और सासीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं जो कुछ पौधों में पाए जाते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुष्प क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पुष्प का अध्ययन कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी पुष्प के अध्ययन के लिए सबसे पहले पुष्पक्रम देखा जाता है। पुष्पक्रम में आसीमाक्षी, सासीमाक्षी, उनके प्रकार पढ़ चुके हैं और कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रम आज हमको पढ़ना है। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम में 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, जिनमें एक पहला है कटोरिया पुष्पक्रम। इसमें कटोरे के आकार का पुष्प होता है और पुष्पों का समूह होता है। पूरा पुष्पक्रम एक पुष्प के समान दिखाई देता है। दूसरा पुष्पक्रम है कूट चक्रक, जिसमें पुष्पों का एक चक्र बनता नहीं है, ऐसा लगता है कि चक्र बन गया है, उसे कूट चक्रक तुलसी में पाया जाता है। और तीसरा प्रकार है हाइपेंथोडियम। ये विशिष्ट पुष्पक्रम कहे जाते हैं। हाइपेंथोडियम अंजीर में पाया जाता है। इसमें जो पुष्पासन है मांसल हो जाता है और उसके मध्य में पूरे पुष्प लगे होते हैं, जिसमें ऊपर की ओर नर पुष्प, नीचे की ओर मादा पुष्प होते हैं। ऊपर एक छिद्र होता है ना। तो इस तरह ये 3 पुष्पक्रम होते हैं। कैसे होते हैं चित्र बनाकर अपन अभी समझते हैं। चलिए देखते हैं, सामने अलग अलग कलर से बताते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विशिष्ट पुष्पक्रम। विशिष्ट पुष्पक्रम में पहला है कटोरिया। पहला है कटोरिया पुष्पक्रम, प्याले के आकार का होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कूट चक्रक और तीसरा है हाइपेंथोडियम। पुष्पक्रम, ये हम बीच में लाइन खींच लेते हैं और तीनों को पढ़ते हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कटोरिया पुष्पक्रम। इसमें क्या होता है? इसमें पुष्पों के सहपत्र, बहुत सारे पुष्पों के सहपत्र जुड़कर प्याले नुमा आकृति बनाते हैं। इस तरह से प्याले नुमा आकृति बनाते हैं। ये पुष्पासन है और इस प्याले नुमा आकृति, ये पुष्प की मैं लंबवत काट, पुष्पक्रम की लंबवत काट बना रही हूँ। तो ये प्याले में जो आकृति होती है ये पूरी तरह से क्लोज होती है, प्याले के समान होती है और उसके मध्य में सारे पुष्पों के जायांग एक में समानित हो जाते हैं। सारे पुष्पों के जायांग एक में समानित हो जाते हैं और वर्तिकाग्र जो है थोड़ा लंबा होता है, बाहर की ओर लटका हुआ हमें दिखाई देता है। ये प्याले की आकृति है और ये वर्तिकाग्र बाहर की ओर लटका दिखाई दे रहा है। सारे मादा पुष्पों का जायांग एक में समानित हो जाता है। इसी तरह सारे जो नर पुष्प हैं वो भी एक में समानित हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। नेक्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? जिसमें से बहुत ही चमकदार लाल रंग का द्रव निकलता है, नेक्टर ग्लैंड। इसकी विशेषता है कि इसमें पाई जाती है। इसमें पूरे नर पुष्प एक में समानित हो जाते हैं, पूरे मादा पुष्प एक में समानित हो जाते हैं और सहपत्र प्याले की आकृति बना लेते हैं। प्याले की आकृति है इसीलिए कटोरी की आकृति है, इसीलिए इसे कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। ये पाया जाता है कुल यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में ये पाया जाता है।
क्या क्या बोला अपन ने? सहपत्र प्याले की आकृति बनाते हैं, पूरे मादा पुष्पों के जायांग एक में समानीत हो जाते हैं और पूरे नर पुष्प एक में समानीत हो जाते हैं। नेक्टर ग्लैंड मकरंद ग्रंथि इनमें पाई जाती है। ऐसे पुष्पक्रम को कटोरिया पुष्पक्रम कहा जाता है। दूसरा है कूट चक्र, ये पाया जाता है तुलसी में। आराम से आप इसको देख सकते हैं। इसमें कूट यानी होता है झूठा, चक्र झूठा चक्र। तुलसी के पौधे में आपने देखा होगा कि ये इस तरह से पत्तियां लगी होती हैं उसमें, और यहाँ पर हमें इस तरह से पूरे में ऐसे पुष्प लगे हुए दिखाई देते हैं। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा पूरे में कैसा बना है, गोल घेरा बना हुआ है। किंतु जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। इसको थोड़ा हम इतने हिस्से को बड़ा कर लेते हैं तो हमें ये तना थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं। एक पुष्प निकलेगा, पहला नंबर पुष्प, ये नंबर 1 पुष्प है, ये नंबर 1 पुष्प है, ये निकलेगा। अब इसमें से 2 पुष्प निकलेंगे, इससे 2 पुष्प निकलेंगे, इससे भी 2 पुष्प निकलेंगे। ठीक, पुष्प निकलने के बाद शाखा का जो लंबाई है वो रुक जाएगी। अब इसमें से भी पुष्प निकलेंगे, अब इसमें से भी क्या निकलेंगे, पुष्प। इसमें से भी क्या निकलेंगे, पुष्प। इसमें से भी क्या निकलेंगे, पुष्प। ये नंबर 1 पुष्प है, ये नंबर 2 पुष्प है और ये नंबर 3 पुष्प है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये पुष्प है। ये पुष्प, ये चूंकि तना बहुत पतला है जिस पर ये सासिमाक्षी, द्विशाखी सासिमाक्षी पुष्पक्रम लगा है। क्योंकि पुष्पों की संख्या ज्यादा है, तना बहुत पतला होता है, तो ये पुष्प ऐसा लगता है कि इन्होंने चारों तरफ घेरा बना लिया है और उस कारण वो जो घेरा, जो चक्र दिखाई देता है वो वास्तविक चक्र नहीं होता। पुष्प कैसे लगे हैं, आमने सामने लगे हुए, सम्मुख लगे हुए, किंतु हमें ऐसा लगता है कि पुष्प ने क्या बना लिया, फैल जाते हैं पुष्प, तो ऐसा लगता है कि पूरा एक चक्र बन गया है, झूठा चक्र होता है। इसीलिए इस पुष्पक्रम को कहा जाता है कूट चक्र पुष्पक्रम और ये तुलसी में पाया जाता है। चूंकि इसमें चक्र बन नहीं रहा है, लगता है, इसीलिए कूट चक्र पुष्पक्रम। आगे है वास्तव में इसमें कौन सा पाया जाता है, द्विशाखी सासिमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, ये पाया जाता है अंजीर में, ये पाया जाता है अंजीर में, अंजीर के पुष्प में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पुष्पासन है, इसका जो पुष्पासन है वह पुष्पासन मांसल हो जाता है। ये इसका पुष्पासन है। यहाँ पर मध्य में एक बारीक छिद्र होता है। क्या बोला मैंने, पुष्पासन, पुष्पासन मांसल हो जाता है, पुष्पासन मांसल हो जाता है। और पुष्पासन पर अंदर की ओर खोखले भाग में ऊपर की ओर नर पुष्प, ऊपर की ओर नर पुष्प और नीचे की ओर मादा पुष्प लगे होते हैं, नीचे की ओर मादा पुष्प लगे होते हैं। इतने भाग में नर पुष्प है ऊपर की ओर और नीचे की ओर मादा पुष्प लगे होते हैं। ऊपर में जो पुष्पासन है पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा होता, यहाँ पर एक बारीक छिद्र पाया जाता है। इस तरह का ये पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पासन मांसल हो गया और आपस में जुड़ गया, जिसमें बीच में एक बहुत बारीक छिद्र होता है। अंदर की ओर खोखला होता है पुष्पासन, जिसमें छिद्र की तरफ नर पुष्प और नीचे की तरफ मादा पुष्प वृंत की तरफ पाए जाते हैं। ठीक, इसको आप कैसे याद रखेंगे, एक कीड़ा होता है जो अपने अंडे
इस अंजीर के पुष्पक्रम में ही देता है। वो कीड़ा इस छिद्र से यहाँ पर घुसता है। जब वो यहाँ पर घुसता है तो नर पुष्पों से टकराता है और टकराने पर उसके पंख, उसके पैरों में इन नर पुष्पों से निकलने वाले परागकण चिपक जाते हैं और उसके बाद वो मादा पुष्पों के पास आकर वहां पर अंडे देता है। जब वो अंडे देता है और अंडे देने के बाद वहां से निकलता है, तब उसके जो पंख में चिपके हुए परागकण पूरे मादा पुष्प में लग जाते हैं। इस तरह इसमें परागण होता है। तो आपको याद रखने के लिए ये मैंने बताया कि ऊपर से जब वो आएगा तो पहले नर पुष्प से होकर गुजरेगा, परागकण लग जाएंगे, फिर अंडे देगा और अंडे देने के बाद लार्वा से जो कीड़े बनेंगे वो इसी छिद्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार का विशिष्ट पुष्पक्रम। पहला था कटोरिया यूफोर्बिएसी कुल में, दूसरा कूट चक्राक और तीसरा है हाइपेंथोडियम, अंजीर में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन। इसके बाद हमें पढ़ना है पुष्प। ये हो गया हमारा पुष्पक्रम, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं पुष्प। पुष्प क्या होता है? तो पुष्प जो है, पुष्प को रूपांतरित प्ररोह कहा गया है। पुष्प को रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तने का जो शाखा है, जो पत्तियां हैं, उन्होंने ही अपना रूप परिवर्तित किया, प्रजनन अंग बनाया और वो प्रजनन अंग कौन सा है? पुष्प है। पुष्प को क्या कहा जाता है? रूपांतरित प्ररोह। प्ररोह यानी होता है तना, प्ररोह यानी होता है तना। पुष्प को रूपांतरित प्ररोह यानी तना कहा जाता है। तने के जो शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, वो अपना रूप परिवर्तित करके और बनाती हैं पुष्प, जिसमें पत्तियां पंखुड़ी यानी दल, बाह्यदल बनाती हैं और तने के भाग जो है वही पत्तियां जायांग और पुमंग का निर्माण करती हैं। अभी मैं ये जो नाम ले रही हूँ, बाह्यदल, दल क्या है, चलिए देखते हैं। पुष्प की एक लंबवत काट बनाते हैं। पुष्प की जो ये मैंने नाम लिए, पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है बाह्यदल, दूसरा है दल, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। बाह्यदल को सेपल, दल को इंग्लिश में पेटल, पुमंग को एंड्रोशियम और जायांग को गाइलोशियम कहा जाता है। इसमें ये जो 2 भाग है, बाह्यदल और दल, ये पुष्प की सुरक्षा, पुष्प के परागण के लिए है। जो तीसरा और चौथा भाग है पुमंग और जायांग, इसमें से जो पुमंग है, यह पुमंग, ये जो पुमंग है ये पुष्प का नर भाग है, ये पुष्प का नर भाग है और जायांग पुष्प का मादा भाग है। गाइनोशियम में मादा कोशिका बनती है और पुमंग में नर कोशिका बनती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पुष्प की लंबवत काट और उसके द्वारा समझेंगे कि ये भाग कौन कौन से हैं। अभी ये समझ में आ गया कि पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं। पुष्प में 4 चक्र, सबसे बाहर बाह्यदल, उसके अंदर दल, फिर पुमंग और फिर जायांग। ठीक, आप देखते हैं पुष्प की लंबवत काट। ये है पुष्पासन, ये पुष्पासन है, ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पासन है, ये जायांग है। अब
में सबसे बाहर की ओर लगे होते हैं बाह्यदल। ये ग्रीन कलर के होते हैं। अधिकतर पुष्पों में ये ग्रीन होते हैं, कुछ पुष्पों में ये दल के कलर के ही होते हैं। इसे कहा जाता है, ये है पुष्पासन। ये है बाह्यदल। ठीक, फिर यहीं से कलरफुल, अधिकतर पुष्पों में कलरफुल भाग होता है। ये इसे कहा जाता है पंखुड़ी या दल। इसे कहा जाता है पंखुड़ी या दल। ये कलर भाग होता है, परागण में पार्टिसिपेट करता है। ये भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को कहा जाता है जायांग। और यहीं पर ये इतना पूरा भाग क्या कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जायांग। और यहीं पर लगे होते हैं एक ऐसा धागे के समान रचना, जिसमें ऊपर थोड़ा सा चौड़ा चपटा भाग लगा होता है। इस पूरे भाग को कहा जाता है, इसको मिलाकर कहा जाता है पुमंग। पुमंग अभी मैंने बताया था पुष्प का कौन सा भाग है, नर भाग है। और जायांग कौन सा भाग है, मादा भाग। अब ये जो मादा भाग है, इसमें भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें जो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, ये भाग होता है वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। और ये बीच में जो लंबा पतला भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं वर्तिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टिग्मा। वर्तिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और जो नीचे का फूला हुआ भाग है, इसके अंदर बीजांड पाया जाता है, इसे कहते हैं अंडाशय। इंग्लिश में इसे कहते हैं ओवरी, जिसके अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है, जिसमें 8 कोशिकाएं होती है, जो प्रजनन के समय में भाग लेकर भ्रूणपोष भ्रूण का निर्माण करती है। ये जो पुमंग है, इसमें भी 2 भाग होते हैं, जिसमें एक अलग से बनाकर बता देती हूँ आपको। ये इस तरह की रचना है, जिसमें ये वाला भाग जो धागे के समान है, उसे कहते हैं पूतंतु। और ये भाग जो थोड़ा सा दानेदार कोष्ठ के समान है, जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं उसको? परागकोश। और इसी परागकोश में परागकण यानी नर कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर मादा कोशिका होती है जायांग में, अंडाशय में, अंडाशय के अंदर भ्रूण कोश में, और क्या कहते हैं इसे? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर अंड कोशिका होती है, द्विध्रुवी कोशिका होती है, जिससे भ्रूण और भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये थी पुष्प की लंबवत काट और पुष्प के चारों भाग। कौन कौन से चारों भाग हैं? फिर से देखते हैं। पहला भाग बाह्यदल, दूसरा भाग दल, तीसरा भाग पुमंग और चौथा भाग जायांग। जायांग में भी 3 भाग हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? किसी में बाह्यदल के अलावा और भी बाहर दल हो सकते हैं, जिसे कहा जाता है अनुबाह्य दल। पुष्प में सहपत्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जहां से पुष्प निकल रहा है वहां पर सहपत्र हो सकते हैं। यदि है तो पुष्प कहलाता है सहपत्री पुष्प, और यदि नहीं होता तो कहलाता है असहपत्री पुष्प। ये बाह्यदल किसी किसी पुष्प में हो भी सकते हैं, किसी में नहीं हो सकते।
किसी में पर्णवृंत होगा और किसी में पर्णवृंत नहीं होगा। इतने सारे पुष्प हैं, उनमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं। एक सामान्य पुष्प में तो ये चारों भाग होते हैं। अब किसी किसी में वर्तिका की लंबाई इतनी लंबी ना होकर छोटी होगी तो अंडाशय छोटा होगा, जायांग छोटा होगा। किसी में पुतंतु छोटा होगा, पुतंतु केवल यहाँ तक होगा। किसी में पुतंतु बाहर तक लटक रहा होगा, किसी में वर्तिकाग्र बाहर तक लटक रही होगी। ऐसे अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे पुष्प के भाग। बाह्य दल, सबसे बाहर का ग्रीन भाग। दल, पंखुड़ी जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, कलरफुल भाग होता है, परागण में भाग लेता है और परागण की क्रिया के लिए कीड़ों को आकर्षित करता है। कुमंग, ये नर भाग है, इसमें परागकणों का निर्माण होता है। इसमें दो भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। और अगला भाग है जायांग, चौथा भाग, जो कि प्रजनन अंग है और इसमें तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में अंड कोशिका बनती है जो मादा कोशिका है और इससे फिर क्या होता है, इसके द्वारा परागण की क्रिया होने के पश्चात निषेचन होता है, भ्रूण तथा भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पुष्प जो है वो किस किस तरह से लगे होते हैं, किस किस तरह से इनमें पाए जाते हैं, क्या होता है, जिस तरह से लगते हैं। चलिए देखते हैं। आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा। सूरजमुखी के फूल में आपने देखा होगा कि एक लंबा सा तना होता है, उसके ऊपर एक पुष्प लगा होता है। उसके बाद पुष्प जो पौधा है उसकी लंबाई रुक जाती है। तो ऐसे पुष्प जो पौधे के तने के बिल्कुल अंत में उगते हैं और उगने के बाद उसमें तने की लंबाई रुक जाती है, ऐसे पुष्पों की स्थिति को कहा जाता है एकल अंतस्थ। एकल अंतस्थ, एकल यानी एक पुष्प और कहाँ पर लगा हुआ है, तने में बिल्कुल अंत में लगा हुआ है। ऐसे पुष्प जो अंत में ना उगकर पत्ती के कक्ष में उगते हैं, ऐसे पुष्प जो देखिए ये है, ये पुष्प उगा हुआ है अंत में और इसमें ये पत्तियां लगी हुई हैं। इसके बाद अब तने की लंबाई रुक गई है, तो ऐसे पुष्प को हम कौन सा पुष्प बोलेंगे, एकल अंतस्थ। किंतु यदि ये पत्ती लग रही है और इस पत्ती के अक्ष से, यहाँ से कक्ष से फ्लावर निकला हुआ है, इस तरह से फ्लावर निकला है, तो ऐसा पुष्प कौन सा कहलाएगा, एकल कक्षस्थ। कई बार ऐसा होगा और कई बार कैसा होगा, यहाँ से ऐसा निकलकर इस तरह से पुष्प लगे होंगे या फिर इस तरह से पुष्प बिना पत्ती के लगे होंगे। तो इस तरह के पुष्पों को जो अंत में न लगे होकर बीच बीच में निकलते हैं उन्हें कहा जाता है एकल कक्षस्थ। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि पुष्प में सहपत्र है या नहीं है। मतलब हमको पुष्प अध्ययन करना है तो हमको देखना है कि पुष्प में सहपत्र, अब सहपत्र क्या होते हैं मैं बता रही हूँ आपको। यदि एक ये पत्ती लगी है और यहाँ से कोई पुष्प निकला, ठीक है, अब यहाँ पर यदि पुष्प में यहाँ पर या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी धागे के समान या चौड़ी रचना या किसी छिलके के समान किसी भी तरह की रचना निकली है तो उसे कहा जाता है सहपत्र। यदि वो रचना है यानी पुष्प के चारों चक्रों के अलावा, यदि एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पुष्प के चारों चक्रों के अलावा यदि किसी भी ग्रीन कलर की या अन्य कलर की कोई रचना निकली है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहपत्र। इसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। यदि ये पुष्प में सहपत्र उपस्थित है, यदि सहपत्र उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है सहपत्री पुष्प। जरूरी नहीं कि ये रचना सभी पुष्पों में हो। यदि ये पुष्प में उपस्थित नहीं है तो उसे कहा जाता है असहपत्री पुष्प। ठीक,
सहपत्री पुष्प जिसमें सहपत्र हो, असहपत्री जिसमें सहपत्र ना। अब पुष्प वृंत, यदि इस तरह से पुष्प लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, यानी उसमें पुष्प वृंत है, तो पुष्प वृंतीय। और यदि इस तरह से पुष्प लगा हुआ है, उसमें वृंत नहीं है, तो पुष्प वृंतहीन। ये पुष्प वृंतीय पुष्प है और ये कैसा है, पुष्प वृंतहीन पुष्प। हमें ये अध्ययन करते समय ध्यान देना है कि कैसा पुष्प है, उसमें पुष्पवृंत है या पुष्पवृंत नहीं। ठीक, अब यदि सहपत्र है, यदि यहाँ पर सहपत्र है, तो वो सहपत्र कैसा है, दलाभ है, यानी दल के कलर का है, दल यानी पंखुड़ी, पंखुड़ी के कलर का है, या फिर जो सहपत्र है, सहपत्र के प्रकार हैं, और कैसा हो सकता है, पर्णाभ, यदि ग्रीन कलर का है, पत्ती के समान है, तो ऐसे सहपत्र को हम बोलेंगे पर्णाभ सहपत्र। केले में यदि ये बहुत बड़ा सा है, मोटा है, मांसल है, लाल रंग का है, तब इसे कहेंगे स्पेत। और गेहूं में ये सहपत्र यदि कांटे के समान है, उर्वर है या अनुर्वर है, तो उसे कहा जाता है तुष। ये कांटे के समान होते हैं, तो कीले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तब इन्हें कहा जाता है तुष। अब सहपत्र के अलावा और कौन सी रचना हो सकती है पुष्प में, सहपत्रिका। सहपत्र के अलावा और भी कुछ पुष्पों में बहुत बारीक सी रचना होती है, जिसे हम कहते हैं सहपत्रिका। गेहूं में ये पाई जाती है, जिसे पेलिया कहा जाता है। जब हम पुष्पक्रम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको उसमें समझाया था। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, उसमें एपिकैलिक्स हो सकता है। एपिकैलिक्स क्या होता है, अनुबाह दल। आप सबने गुड़हल का फूल देखा है, जासवंत का फूल जिसको सामान्यतः कहते हैं। यदि आप उसका पुष्प देखेंगे तो उस पुष्प में आप देखना, जहां से वो निकला है, ये पत्ती से ये इस तरह से निकलता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये बाह्यदल होता है इसका, और यहाँ पर बारीक बारीक ऐसी रचना दिखाई देती है। जहां से ये निकलता है वहां भी ऐसे दो रोम निकले होते हैं, ये तो अनुपत्र है। और बाह्यदल ये ग्रीन कलर का होता है, ये बाह्यदल घंटी के समान, और यहाँ पर 5 ऐसी धागे के समान रचनाएं होती हैं। ये जासवंत में पाया जाता है, सभी पुष्पों में नहीं होता। तब यदि बाह्यदल के पास में, यदि बाह्यदल के पास में किसी भी प्रकार की ग्रीन रचना हो, तो उन्हें कहा जाता है अनुबाह्य दल। ये सब में नहीं होता, कुछ पुष्पों में पाया जाता है, जासवंत गुड़हल में ये पाया जाता। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्प के और कितने प्रकार हो सकते हैं। अब पुष्प में यदि चारों चक्र उपस्थित है, पुष्प में यदि चारों चक्र उपस्थित है, तो उसे कहा जाएगा पूर्ण पुष्प। चारों चक्र है। यदि कोई भी एक चक्र अनुपस्थित है, यदि चारों चक्र में से कोई एक भी अनुपस्थित है, तो ऐसे पुष्प को कहा जाएगा अपूर्ण पुष्प। कुछ चक्र यदि नहीं है, चक्र का मतलब क्या है, बाह्यदल, दल, पुमंग, जायंग। इसमें से कोई भी यदि चारों है तो वो पूर्ण पुष्प होगा, और यदि चारों में से एक भी नहीं है तो वो कैसा पुष्प होगा, अपूर्ण पुष्प होगा। ये चक्र की उपस्थिति के आधार पर होगा। अब यदि जो पुमंग और जायंग है, जो उसके प्रजनन अंग है, नर अंग और मादा अंग, उनमें से यदि नर अंग उपस्थित हो, नर अंग उपस्थित है, नर अंग कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, पुमंग। पुमंग, पुमंग नर अंग उपस्थित है, किंतु
मादा अंग नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जायांग मादा अंग है, ये उपस्थित है किंतु नर अंग नहीं। यानी प्रजनन अंगों के आधार पर यदि दोनों में से एक उपस्थित है एक अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को कहा जाता है एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कंडीशन है? एक लिंगी पुष्प किसको बोलेंगे? या तो नरंग उपस्थित हो या तो मादांग उपस्थित हो। जैसे कि लौकी में कुछ पुष्पों में नरंग होते हैं, कुछ पुष्पों में मादांग होते हैं। जिसमें मादांग होते हैं उससे फल बनता है और यदि परागण हो गया तो, और जो नर पुष्प होते हैं उनसे फल नहीं बनता। अब इसके अलावा और पुष्प कैसे हो सकते हैं? पुष्प एक लिंगी हुए। आप दूसरे प्रकार के पुष्प कैसे हो सकते हैं? द्विलिंगी। द्विलिंगी कैसे पुष्प होंगे? जिसमें नर और मादा दोनों अंग उपस्थित हो, जिसमें नर व मादा दोनों प्रजनन अंग उपस्थित हो। ठीक, तो लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी मतलब कोई एक लिंग होगा, द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग। ठीक है। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि पूरे पौधे में केवल मादा पुष्प लगेंगे और उसी जाति के किसी कोई पौधा ऐसा होगा जिसमें केवल नर पुष्प लगेंगे। ऐसा पौधा है पपीता। पपीते में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल नर पुष्प लगते हैं, या फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें केवल मादा पुष्प लगते हैं। तो ऐसे वाले पौधे जिन पौधों में ऐसा पाया जाता है उन्हें कहा जाता है एक लिंगाश्रयी पुष्प। एक लिंगाश्रयी, एक लिंगी और एक लिंगाश्रयी में अंतर समझिए। एक लिंगी में क्या होगा? एक ही पौधे में हो सकता है मादा पुष्प भी हो और नर पुष्प भी हो, लेकिन एक लिंगाश्रयी में एक पौधा पूर्णतः नर पुष्प वाला होगा और एक पौधा पूर्णतः मादा पुष्प वाला होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जो नपुंसक हो, ना तो उसमें मादा अंग हो और ना तो उसमें, इसका एग्जाम्पल क्या है? पपीता। इसका एग्जाम्पल क्या है? लौकी। और नपुंसक पुष्प किसमें पाए जाते हैं? जिनमें ना तो नर अंग होते हैं और ना ही मादा अंग। तो ऐसे पुष्पों, ऐसा उदाहरण है इसका सूर्यमुखी। सूर्यमुखी के पुष्प क्रम में कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें ना तो नर अंग होते हैं और ना ही मादा अंग। तो ऐसे पुष्पों को नपुंसक पुष्प कहा जाता है। ठीक है। अब पुष्प का और अध्ययन करना है हमें, तो और हमें क्या देखना पड़ेगा? पुष्प के और अध्ययन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पुष्प में और क्या क्या है। और आगे आगे हम पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं तो विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स अपन देख रहे हैं। अब कुछ पुष्पों में क्या होगा, जो उसके चारों चक्र हैं उनकी संख्या हम यदि गिनेंगे तो